नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। तो करंट अफेयर्स में चलने वाले कुछ दो या तीन विशेष मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने 10 बर्निंग क्वेश्चंस लेकर आता हूं। और कुछ दिनों से ये सीरीज़ हमारी ब्रेक हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज से इस सीरीज़ को हम एक बार फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और आशा करेंगे कि आप सभी का सहयोग बना रहेगा। ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उन टॉपिक्स से जो हमारे लिए एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एग्ज़ाम्स के सीरीज़ में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और करंट में वो जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करते हुए, इन्हीं कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करते हुए बढ़ते हैं। तो एक जो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, जो कि अभी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर न्यूज़ लगातार बनी हुई है, तो उससे कई तरह के प्रश्न हमारे बन सकते हैं, अलग अलग रूपों में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे वो क्वेश्चंस हमें दिखाई देंगे, किस प्रारूप में दिखाई देंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो जैसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रिक्ति को भरने का प्रस्ताव कौन शुरू करता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर कहें कि कौन ये प्रपोजल इनिशिएट करता है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जगह को भरा जाए, जो खाली हो गया है, कौन इसकी शुरुआत करेगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, राष्ट्रपति हैं, या फिर सीधा सा जो आंसर हो जाता है हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत करते हैं। इसी तरह से इसी टॉपिक से रिलेटेड जो करंट इशू में रहा है हमारा, और क्या क्वेश्चन हो सकता है कि सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि नियुक्ति और तबादले यानी जो ट्रांसफर होता है उसकी सिफारिश करने के लिए सीजेआई के साथ, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उनके साथ कॉलेजियम सिस्टम में और कितने मेंबर्स होते हैं, उनके साथ न्यायाधीशों की प्रणाली का हिस्सा कितने होते हैं, कितने न्यायाधीश कॉलेजियम प्रणाली का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 4 लोग इसमें शामिल होते हैं। तो वर्निंग क्वेश्चन है, फटाफट लेकर चलेंगे, तेजी के साथ क्वेश्चन आंसर्स को लेकर चलेंगे। इसी तरह से इसी टॉपिक से और क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। कॉलेजियम प्रणाली के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की क्या भूमिका होती है, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार की जो एक भूमिका है वो क्या होगी। तो यहाँ पर हमें बात बड़े सरल और स्पष्ट रूप में ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि भाई जो कॉलेजियम प्रणाली होती है, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, उस कॉलेजियम सिस्टम में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ये बहुत लंबे समय से एक संघर्ष चलता हुआ आ रहा है भारत सरकार और यहाँ पे जो जुडिशियरी सिस्टम है हमारा, उसके बीच में इस नियुक्तियों को लेकर ये संघर्ष बहुत पहले से चलता हुआ भी आ रहा है कि यहाँ कि सरकार की भूमिका न्यायाधीशों की नियुक्ति में हो या ना हो। न्यायपालिका हमेशा इसको मना करता है कि नहीं होनी चाहिए। सरकार बार बार प्रयास करती है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए और सरकार भी उस भूमिका में शामिल हो जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, तबादले हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सरकार की जो है कॉलेजियम प्रणाली में कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, इसमें कोई भी भूमिका या कोई भी हमें कंसेप्ट नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है। अगर हम इसकी बात करेंगे कि न्यायालयों में न्यायाधीशों, यानी कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग जजेस टू द हाई कोर्ट्स इन इंडिया, तो कौन होगा। बहुत ही सरल सिंपल प्रश्न है, अक्सर अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी कहे जाते हैं, माने जाते हैं। इसी के साथ ही एक और क्वेश्चन हाई कोर्ट से लेकर ये भी काफी सुर्खियों में बना हुआ था कि न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड क्या है। देखो बेसिक है, हाई कोर्ट में अगर जजों की नियुक्ति होनी है तो इसको लेकर काफी विवाद चलता रहता है, काफी सुर्खियां बटोरी इस न्यूज ने भी। और इसमें यह पूछा है कि मानदंड क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिंपल ये क्वेश्चन कई बार ही पूछा गया है। तो देखिए ध्यान रखना है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 वर्षों तक भारत में न्यायिक पद पर वो रहा हो। इस बात का भी पता यहाँ पर स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि हाई कोर्ट में यदि जज है, जज बनने की एक पात्रता है, और भी कई प्रकार हैं, जिसमें से एक है भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 वर्षों तक भारत में न्यायिक पद पर होना उसका जरूरी है। एक अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा हमेशा सुर्खियों में रहने वाला ये टॉपिक रहा है हमारा, जैसे हमेशा ये जो सुर्खियों में रहने वाला टॉपिक रहा है, बर्निंग क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं फटाफट। तो यहां पर एक ध्यान रखना है कि आपसा,
जो आफ्सा एक्ट है इसको लेकर बात हो रही है, यानी कि जो द आर्म फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट इन इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और इसको लेकर लगातार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विरोध चलता रहता है इस एक्ट को लेकर, और इस एक्ट को खत्म करने, वहां से हटाने के बारे में बात की जाती है। इसके विरोध में वहां पर हमेशा संघर्ष चलता रहता है, हड़तालें होती रहती हैं और आंदोलन भी होते रहते हैं। महिलाएं लगातार खास तौर पर इसका विरोध करती हैं और कहीं ना कहीं वहां के लोगों का ये आरोप होता है कि आर्म फोर्सेस इस स्पेशल पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो इस वजह से इसको हटाने की बात लगातार, अब से नहीं, जब से इसकी स्थापना हुई है। हालांकि इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से मानी जाती है कि जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए इस प्रकार के कानून का निर्माण किया था, और आगे चल के भारत ने इस कानून को और बढ़ावा दिया और ऐसे अशांत क्षेत्रों में, ऐसे अशांत यानी कि जहां इंसर्जेंसी हो रही है, जहां पर अशांति फैली हुई है, उस क्षेत्रों में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इस कानून को लेकर आए और एक स्पेशल पावर प्रोवाइड दिया गया किसको, आर्म फोर्सेस को, जो हमारे सशस्त्र बल, सुरक्षा बल हैं, उनके हाथों में। तो आप यदि यहाँ पर देखेंगे तो नागरिक मामलों में सहायता के लिए अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करना, यहाँ पर इसका एक मेन मोटिव है, टू ग्रांट स्पेशल पावर्स टू द आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर यहाँ पर दी जाती है, फोर्सेस इन डिस्टर्ब्ड एरिया। यहाँ पर आप देखिए कि अशांत क्षेत्र की बात हो रही है। अशांत क्षेत्र कोई भी हो सकता है जहाँ पर युद्ध, किसी तरीके की इंसर्जेंसी है, नक्सलवाद है, उग्रवाद है, ऐसी उस क्षेत्र को अशांत करने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं, देश की एकता और अखंडता पर प्रहार हो रहा है, तो वहां पर आफ्सा एक्ट को लागू किया जाता है ताकि फॉर एड इन सिविल मैटर्स, यानी कि जो नागरिक मामले हैं उसको लेकर यहाँ पर शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। ऐसे ही आपसा से और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपसा मूल रूप से 1958 में किन भारतीय राज्यों में अधिनियमित किया गया था, यानी कि जब ये 1959 में आया तो शुरुआती रूप में इनको किन राज्यों में लगाया गया, यानी कि ऐसे कौन से स्टेट देखे गए जिसमें अशांति, यानी कि उनको डिस्टर्ब्ड एरिया, उन राज्यों को डिस्टर्ब माना गया, और बाद में इन्हें किन राज्यों तक विस्तारित किया गया। अगर आप इसे देखेंगे तो असम, मणिपुर में ये अधिनियमित किया गया पहली बार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम और मणिपुर स्टेट में आफ्सा को लगाया गया। देन इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा तक इसको विस्तारित किया गया, यानी कि जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शुरुआती दौर पे असम एक बहुत लार्ज स्टेट हुआ करता था, उससे ही अलग होकर अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी इसका विस्तार उत्तर पूर्व राज्यों में किया गया। किस एक्ट का? आपसा अधिनियम का विस्तार किया गया। शुरुआती दौर में असम और मणिपुर राज्यों में ही, जो अशांत क्षेत्र राज्य के रूप में थे, उनमें किया गया। बाद में इसमें यह किया गया कि बाद में केवल और केवल इस एक्ट को अशांत क्षेत्रों तक ही सीमित किया गया, अमेंडमेंट करके। अशांत मतलब पूरे राज्य में इस एक्ट को ना लागू किया जाए, बल्कि उस राज्य के किसी एक ही क्षेत्र में इस एक्ट को लागू किया जाए, ताकि क्या हो कि उस क्षेत्र विशेष में क्या किया जाए कि शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। ठीक है, तो आपसा के तहत किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के जो राज्यपाल हैं, या केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां के जो प्रशासक हैं, या केंद्र सरकार है, उनको ये राइट है कि वो किसी राज्य के किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। उस राज्य के उस किसी विशेष क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल हो सकते हैं। यदि वो यूनियन टेरिटरी है तो प्रशासक हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं वहाँ के, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होम मिनिस्ट्री है मेनली, वो इसे अशांत घोषित कर सकती है। चलिए, इसके साथ ही अगले प्रश्न पर चलें। तो आपसा जो डिस्टर्ब्ड एरिया है उसमें आपसा अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को कौन सी शक्तियां प्रदान करता है, यानी उनके पास कौन सी पावर, ये क्या पावर देता है आपसा एक्ट? देखिए, बहुत ही यूनिक पावर है यहाँ पर, जो इसको एक स्पेशल पावर बनाता है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यानी कि पब्लिक जो वेल सिस्टम है, पावर है, मेंटेन है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, यदि
आवश्यक हो तो तलाशी लेने, गिरफ्तार करने, गोली चलाने तक की शक्ति जो है यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू, इस स्पेशल पावर के थ्रू आर्म फोर्सेस को दी गई है। और यही वो एक कारण है जिसमें ये आरोप लगातार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उन पर लगाए जाते हैं कि इस एक्ट का यूज़ करके, इस अधिनियम का इस्तेमाल करके आर्म फोर्सेस जो हैं गलत तरीके से तलाशी लेते हैं। और यहाँ तक कि आरोप लगाए जाते हैं आर्म फोर्सेस पर कि बलात्कार जैसे अपराधों या जघन्य अपराधों पर में भी नाम घसीटे जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर कई कमेटियां भी बनाई गई। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इनको अनसुना किया, इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए कई कमेटियां भी बनाई गई। लेकिन उन कमेटियों में यही निकल कर आया कि ऐसा कुछ नहीं है। केवल वहाँ के कुछ जो उग्रवादी संगठन हैं उनके इन्फ्लुएंस होकर कई ग्रुप, कई गुट जो हैं ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो ये मैं नहीं, ये कमेटी ने कहा, कमेटी की एक रिपोर्ट आई, उसमें इस चीज को कहा गया। तो कुल मिला के इनको ये पावर है कि भाई ये बिना वारंट के तलाशी ले सकते हैं, किसी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, और इन्हें जरूरत पड़ी तो गोली भी चला सकते हैं किसी के ऊपर। तो ये स्पेशल पावर किसमें है? आपसा में दिया गया है। 10 बर्निंग क्वेश्चंस में हमारा 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल के वर्षों में किन दो राज्यों में आपसा के तहत अशांत क्षेत्र अधिसूचना पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी कि आपसा के अंडर जो कोई एक डिस्टर्ब एरिया आ रहा है उसको हटा दिया गया है। कौन सा स्टेट ऐसा रहा? अभी हमने देखा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये दो स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसे रहे, जहां से हमने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को हटा दिया, यानी कि अशांत क्षेत्र की श्रेणी से हटा दिया है। और यानी कि अब यहां पर आपसा एक्ट लागू नहीं होता है। तो आशा करता हूं कि ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए कुछ ना कुछ एक बेसिक समझ को विकसित कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स के साथ अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आधारशिला बैच करंट अफेयर्स का स्टार्ट हो चुका है। अब अक्टूबर का लॉन्चिंग आ गया है, अक्टूबर की भी नोटिफिकेशन आ गई है। तो अक्टूबर के लिए आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अक्टूबर बैच के लिए, अक्टूबर मंथ के बैच के लिए करंट अफेयर्स को और आधारशिला बैच को। इसके लिए जो है आपको प्रॉपर और एक स्पष्ट रूप से, बेसिक रूप से हमारे ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर या ओजांक ऐप पर जाना होगा। और उसके अतिरिक्त जो है आप हमारी वेबसाइट ojang.com से भी इस बैच को परचेज कर सकते हैं। मंथली बैचेज हैं, तो अक्टूबर का बैच आप सभी के लिए उपलब्ध हो चुका है, तो ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स पर और डिटेल जानकारी के लिए, डिटेल में चीज़ों को समझने के लिए आप मेरे साथ मेरे बैच में जुड़ सकते हैं। और इसी तरीके के बर्निंग क्वेश्चंस जानने के लिए रेगुलर मेरे साथ बने रहें। ओजांग टाइम्स पर डेली आपके साथ मैं उपस्थित होने वाला हूं और इस तरह के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा भी करने वाला हूं। तो अपनी समझ को और बढ़ाइए, करंट अफेयर्स में मेरे साथ जुड़िए। ओजांग टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।